बच्चों, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट गामा रेज। गामा रेज मतलब कि गामा पार्टिकल। गामा पार्टिकल मतलब कौन से पार्टिकल? ये हाई एनर्जेटिक फोटोन पार्टिकल होते हैं। मतलब गामा रे का वही लक्षण है, गामा पार्टिकल का वही लक्षण है, सारे के सारी कैरेक्टरिस्टिक्स वही के वही हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, लाइट की होती हैं। अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे गामा डीके के बारे में। सो गामा डीके इज स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन ऑफ ए हाई एनर्जेटिक फोटोन पार्टिकल्स फ्रॉम रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस। रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस में से एमिट आउट होना, किसका एमिट आउट होना? हाई एनर्जेटिक पार्टिकल्स। कौन से पार्टिकल्स? फोटोन पार्टिकल्स का एमिट आउट होना। और ये जो एमिट आउट होना होता है ना, ये स्पॉन्टेनियस है, मतलब कि ये स्वतः है, नेचुरली हैपनिंग है। ये जब गामा डीके हो जाता है तो जो एक्साइटेड न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस जब एक्साइटेड कंडीशन में होता है तो गामा डीके वो करता है। तो ये जब गामा डीके हो जाता है तो एक्साइटेड न्यूक्लियस वो स्टेबल कंडीशन में आ जाता है। बच्चों, जिस तरीके से जो एटम्स होते हैं ना, उनका अपना अपना एक एनर्जी लेवल होता है ना, जिसको डिस्क्रीट एनर्जी लेवल, उनका खुद का एनर्जी लेवल कहते हैं। ऐसे ही जो न्यूक्लियस होते हैं ना, उनका भी डिस्क्रीट एनर्जी लेवल होता है। सभी न्यूक्लियस का अपना अपना एक एनर्जी लेवल होता है। अगर हम एटम्स के बारे में बात करें और एटम्स का एनर्जी लेवल सपोज ये है और नेक्स्ट एनर्जी लेवल सपोज ये है, तो दो सक्सेसिव एनर्जी लेवल्स के बीच का जो डिफरेंस है एटम के केस में, वो कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट के जितना होता है। इतना एनर्जी डिफरेंस होता है किसमें? सक्सेसिव एनर्जी के लेवल में। किसके? एटम के केस में बात कर रहे हैं। तो ये डिफरेंस बहुत कम होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितना, अभी बताया ना मैंने आपको। लेकिन न्यूक्लियस के केस की बात करें तो न्यूक्लियस के केस में सपोज कोई न्यूक्लियस है और उसका एनर्जी लेवल अभी यहाँ पर है, तो उसका जो नेक्स्ट एनर्जी लेवल होगा ना, तो नेक्स्ट एनर्जी लेवल और अभी के एनर्जी लेवल, इनका डिफरेंस, मतलब कि न्यूक्लियस के केस में जो सक्सेसिव एनर्जी है, एनर्जी लेवल है, उनके बीच जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है और वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जा सकता है। अब अगर हम ये पता करना चाहते हैं कि जो एक्साइटेड न्यूक्लियस है उसमें से कितना एनर्जी का गामा पार्टिकल या गामा रे और निकल के बाहर आई, मतलब गामा डीके कितना हुआ, तो गामा डीके के समय जो एनर्जी एमिट आउट हो रही है ना, लाइट के पार्टिकल के फॉर्म में, मतलब कि फोटोन पार्टिकल के फॉर्म में, तो हम ये कहेंगे कि ये जो एनर्जी है वो जब न्यूक्लियस हाई एनर्जी लेवल पर था उस समय की एनर्जी माइनस न्यूक्लियस जब लो एनर्जी लेवल पर आ जाएगा, मतलब कि स्टेबल कंडीशन में, स्टेबल एनर्जी लेवल पर आ जाएगा, तो उस समय ये जो एनर्जी डिफरेंस है, इतनी एनर्जी डिफरेंस के बराबर जो फोटोन पार्टिकल्स हैं अपने साथ एनर्जी कैरी करके बाहर निकल जाते हैं, एमिट आउट हो जाते हैं। अब बच्चों, यहाँ पर जो लोअर एनर्जी लेवल है, इसका मतलब हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये ग्राउंड स्टेट कंडीशन है न्यूक्लियस की, जिसको मैंने स्टेबल एनर्जी लेवल भी कहा था, यह स्टेबल कंडीशन ऑफ न्यूक्लियस कहा था। देखो बच्चों, जो हमको ड्यूटर न्यूक्ली मिलती है ना, वो तो हमको पेरेंट न्यूक्ली से मिलती है। तो पेरेंट न्यूक्ली का अल्फा डीके या बीटा डीके हो जाता है तो हमको ड्यूटर न्यूक्ली मिलता है। और ये जो ड्यूटर न्यूक्ली है ना, अगर ये एक्साइटेड कंडीशन में है तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि ये अपने अंदर से गामा रेस को एमिट आउट करने लग जाता है और ग्राउंड स्टेट पर ये जो न्यूक्लियस है वो ग्राउंड स्टेट पर आ जाता है। कौन सा? ड्यूटर न्यूक्लियस। ठीक है। तो जब ये जो ड्यूटर न्यूक्ली है ना, ये एक्साइटेड स्टेट से जंप करता है ग्राउंड स्टेट को, तो कुछ गामा रेज का एमिशन करता है। बालकों, यही है गामा डीके। यहाँ पर स्क्रीन पर जो मैंने बना रखा है फिगर, देखो सबसे लास्ट में, सबसे नीचे देखो, यहाँ पर मैंने आपको एक बीटा डीके के बारे में बता रखा है। तो जब 9Fe20 का बीटा डीके होता है तो मिलता है 10
Ne20। अब ये जो 10Ne20 है ना, ये एक्साइटेड कंडीशन में है, मतलब ये ड्यूटर न्यूक्ली है। तो पेरेंट न्यूक्ली कौन सा हुआ? 9Fe20 पेरेंट न्यूक्ली हुआ। ठीक है, तो पेरेंट न्यूक्ली से बीटा माइनस डीके हुआ और ड्यूटर न्यूक्ली बना, लेकिन ये ड्यूटर न्यूक्ली एक्साइटेड कंडीशन में है। तो अब इसका एनर्जी लेवल डाउन होगा और ये डी एक्साइटमेंट होगा इसका, और जब इसका डी एक्साइटमेंट होगा और ग्राउंड स्टेट पर ये न्यूक्लियस आएगा, मतलब लोअर एनर्जी लेवल पर ये न्यूक्लियस आएगा, तो गामा पार्टिकल का एमिशन होगा। तो यहां पर जो गामा डीके हो रहा है वो 1.63 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितना गामा डीके हो रहा है, मतलब इतनी एनर्जी। अब बच्चों स्क्रीन पर देखो इस फिगर को जो मैंने आपको बता रखी है, राइट साइड ऑफ द स्क्रीन देखो। तो यहाँ पर मैंने आपको बीटा डीके बता रखा है। सबसे पहले 27CO60 का बीटा डीके होता है, बीटा माइनस डीके होता है। तो यहाँ पर जो पेरेंट न्यूक्ली है वो कौन है? 27CO60, ये पेरेंट न्यूक्ली है। जब इसका बीटा डीके हुआ तो ड्यूटर न्यूक्ली अपीयर हुआ, वो ड्यूटर न्यूक्ली में कन्वर्ट हुआ। तो ड्यूटर न्यूक्ली कौन बना? 28Ni60, ये ड्यूटर न्यूक्ली बना। अब बच्चों ये जो ड्यूटर न्यूक्ली है ना, ये एक्साइटेड कंडीशन में है। अब ये एक्साइटेड कंडीशन में है तो इसका डी एक्साइटमेंट होने वाला है। तो जब हमको पता है कि डी एक्साइटमेंट होगा तो गामा रेज एमिट आउट होने लग जाएंगी, मतलब कि एनर्जी इससे बाहर निकल के आने लग जाएगी। किस फॉर्म में? गामा रेज के फॉर्म में। यही तो गामा डीके है। तो जो न्यूक्लियस एलिमेंट है ना उसमें कोई चेंज नहीं आता, वो तो वही का वही रहेगा, लेकिन उसका जो एनर्जी लेवल है ना, अभी वो हाई एनर्जी लेवल पर है तो वो लो एनर्जी लेवल पर चला जाएगा। तो बच्चों इसको ग्राउंड स्टेट वाले जो एनर्जी लेवल है उस पर आने के लिए यहाँ पर सक्सेसिवली 2 बार गामा डीके करना पड़ रहा है। तो ड्यूटर न्यूक्लियस 28Ni60 का जो कि अभी एक्साइटेड कंडीशन में है, पहली बार गामा डीके हुआ तो 1.17 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितनी एनर्जी इसने लूज कर दी इस गामा डीके में, गामा एमिशन में, फोटोन एमिशन में। उसके बाद फिर से इसका गामा डीके हुआ और गामा डीके दोबारा से होकर के 1.33 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितनी एनर्जी फिर से इसने लूज करी और फाइनली वो ग्राउंड स्टेट पर आ गया। तो 28Ni60 ये जो ड्यूटर न्यूक्ली है इसको ग्राउंड स्टेट पर आने के लिए 2 बार गामा डीके से पास होना पड़ा, है ना। अब यहां पर इन एग्जांपल्स में हमको ये तो दिखाई दिया कि जब गामा डीके होता है तो गामा डीके होने से पहले जो न्यूक्लियस है उसके अंदर रहे हुए जो प्रोटॉन्स हैं वो उतने ही बने रहते हैं जितना गामा डीके हो जाने के बाद में, मतलब एलिमेंट वही का वही रहता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। और दूसरा कि जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हैं न्यूक्लियस के अंदर गामा डीके होने से पहले, उतने ही न्यूक्लियॉन्स न्यूक्लियस के अंदर बने रहते हैं, उनमें कोई कमी या इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं होता, है ना। कहने का मतलब ये है कि जो एलिमेंट है वो वही का वही बना हुआ है, केवल उसकी एनर्जी लेवल में कमी आ गई है गामा डीके हो जाने से। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो गामा डीके है उसका फीचर ये है कि जो एटॉमिक मास नंबर और एटॉमिक नंबर जैसा है वैसा के वैसा ही बना रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। हम आगे देखते हैं आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी के बारे में। आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी की प्रोसेस ये हम करते हैं, लेबोरेटरी में करते हैं। और इसमें करना ये होता है कि हमारे पास में जो एक स्टेबल न्यूक्ली है, उस स्टेबल न्यूक्ली के ऊपर हम किसी हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल से बम्बार्डिंग करवाते हैं। तो ऐसा होने पर ये जो स्टेबल न्यूक्ली है ना, ये अनस्टेबल न्यूक्ली बन जाता है। इस प्रोसेस को ही हम लोग कहते हैं आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, मतलब कि रेडियो आइसोटोप बना देना। तो जो स्टेबल न्यूक्ली है ना, हमने उसको रेडियो आइसोटोप बना दिया, और ये जो रेडियो आइसोटोप है वो कैसा बिहेव करने लग जाता है? अनस्टेबल न्यूक्ली जैसा बिहेव करने लग जाता है। यही तो रेडियो आइसोटोप है, मतलब अनस्टेबल न्यूक्ली को ही हम रेडियो आइसोटोप बोल रहे हैं। तो ये जो रेडियो आइसोटोप है, मतलब कि अनस्टेबल न्यूक्ली है, ये अब रेडी टू डिके हो गया, डिके होने के लिए तैयार हो गया। अब इसका डिसइंटीग्रेशन होने वाला है और रेडिएशंस ये एमिट आउट करेगा।
तो बच्चों यह स्क्रीन पर देखो, मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं। तो इस एग्जाम्पल में सबसे नीचे देखो, यहाँ पर 13 एल्यूमिनियम 27, ये एक स्टेबल पार्टिकल है, स्टेबल न्यूक्लियस है, जिसके ऊपर हमने बम्बार्डिंग करवाई न्यूट्रॉन से, हाईली एनर्जेटिक न्यूट्रॉन से। तो ये जो एलिमेंट है ना, अब स्टेबल एलिमेंट से अनस्टेबल बन चुका है, मतलब कि रेडियो आइसोटोप बन चुका है, और ये कन्वर्ट हो चुका है 11 सोडियम 24 में। और दूसरा प्रोडक्ट हमको मिला है 2He4 अल्फा पार्टिकल। अच्छा, अब ये जो अनस्टेबल रेडियो आइसोटोप है 11Na24, इसका डिके होता है, इसका डिसइंटीग्रेशन होता है, और ये डिसइंटीग्रेशन होकर के अब ये स्टेबल 12Mg24 में कन्वर्ट हो गया, और साथ में एक इलेक्ट्रॉन लाइक पार्टिकल, मतलब कि बीटा माइनस डिके यहां पर हो गया, और साथ में एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल ये भी एमिट आउट होने लगा। अब बच्चों ये जो अनस्टेबल न्यूक्ली हमने ये देखे, मतलब कि ये जो रेडियो आइसोटोप देखे, इनका यूज़ क्या है, मतलब इनका कहाँ कहाँ इनको हम अप्लाई कर सकते हैं। तो हम मेडिकल फील्ड में एप्लीकेशन यहाँ पर दे सकते हैं। हम लोग रेडियो एक्टिव रेडियो आइसोटोप हम बना सकते हैं, एक्साइटेड कंडीशन वाले न्यूक्लियस हम बना सकते हैं, और ये फर्दर डीके के लिए तैयार हैं। तो जब इनका डिसइंटीग्रेशन होगा, है ना, तो इसको हम लोग जो एनर्जी निकलने वाली होगी और जो पार्टिकल्स निकलने वाले होंगे, तो उनका हम अलग अलग फील्ड में एप्लीकेशन देख सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने बात करी मेडिकल फील्ड में, तो स्किन कैंसर, ट्यूमर, हाइपर एक्टिव थायराइड ग्लैंड, इनको ठीक करने के लिए भी इसका यूज़ होता है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप का यूज़ होता है। प्लास्टिक सर्जरी के केस में और अलग अलग तरह के जो डायग्नोसिस होते हैं, उन केसेस में भी यहाँ पर यूज़ है। अगर हम किसी फॉसिल की एज पता करना चाहते हैं, तो वो हम पता कर सकते हैं। हम किसी रॉक की, किसी चट्टान की, या किसी पुराने कोई ओल्ड मोनूमेंट्स की एज पता करना चाहते हैं, तो वो भी हम कर सकते हैं। अगर हम फोटोसिंथेसिस की स्टडी करना चाहते हैं, तो वो भी एप्लीकेशन ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप से पॉसिबल है। जो ये केमिकल प्लांट्स होते हैं ना बच्चों, इसके अंदर बहुत सारे पाइप होते हैं, बहुत लंबे लंबे पाइप होते हैं, बहुत बड़े बड़े भी होते हैं। जहाँ तक मतलब ओवरहेड पाइप भी बहुत होते हैं, अंडरग्राउंड पाइप भी बहुत होते हैं, जहाँ तक हम हर समय रीच नहीं कर सकते। तो वहाँ पर कोई लीकेज है या नहीं, ये पता करना है। फ्लो जो केमिकल का हो रहा है प्रॉपरली वहाँ पर है या नहीं, वो भी हम पता कर सकते हैं विद दी हेल्प ऑफ रेडियो आइसोटोप। तो इसका यूज़ कहाँ करते हैं हम लोग? फोर्स्ड म्यूटेशन में करते हैं। तो फोर्स्ड म्यूटेशन में ये होता है कि हम लोग किसी भी एनिमल का या किसी भी प्लांट के केस में उसके अंदर जेनेटिक चेंजेस ले करके हम आ सकते हैं, और ऐसा करने पर हम ज़्यादा इफ़ेक्टिव और ज़्यादा इफ़िशिएंट एनिमल्स या जो अच्छी क्वालिटी के जो प्लांट्स हैं उनको डेवलप कर सकते हैं। जो छोटी से छोटी मशीन या बड़ी से बड़ी जो मशीनरीज हैं, उनके अंदर अगर हम वियर एंड टीयर्स का इन्वेस्टिगेशन करना चाहें, तो वो भी हम कर सकते हैं। फ्लूइड टेक्नोलॉजी में अगर कहीं पर कोई लीक है, किसी पाइप में लीक है, कहीं से हमने कोई बहुत बड़ा कंटेनर बनाया और उस कंटेनर के अंदर अगर कोई क्रैक है या लीक है, तो वो भी हम फाइंड। ये सब एप्लीकेशन है रेडियो आइसोटोप के। बच्चों, आज की फिजिक्स की चर्चा यहाँ पर हम समाप्त करते हैं, और अगले लेक्चर में हम कुछ नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।